हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारा जो CC6 है यूजी सेमेस्टर 2 का कॉमन कोर्स 6 दैट इज़ ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। तो उसमें आज हम लोग यूनिट 8 पढ़ेंगे दैट इज़ इन्वायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद और उसके जो है ऑल इन्वायरमेंटल इशू स्पेशल रेफरेंसेस टू क्लाइमेट चेंज, मतलब कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है और जो पर्यावरण मुद्दे हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो और इकोलॉजी भी देखेंगे हम लोग। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी। तो हम लोग जो है इस वीडियो में पूरा डिटेल समझेंगे एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि ये टॉपिक हल्का इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और क्लाइमेट चेंज से आपसे जो सवाल अच्छे अच्छे पूछे जाएंगे। तो जो मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट्स है, वो मैंने आपको इस वीडियो में डाल दिया है। आप इसे ज़रूर से पढ़ें और समझें। देखिए, पर्यावरणवाद क्या है। पर्यावरणवाद जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटलिज्म। ठीक है, मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, तो आप हिंदी में बना लोगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको बस आंसर टिक करना है। तो पर्यावरणवाद या परिस्थितिवाद, पर्यावरणवाद को हम लोग परिस्थितिवाद भी बोल सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य के सुधार से संबंधित विस्तृत दर्शन, विचारधारा तथा सामाजिक आंदोलन है। एक तरह का ये आंदोलन है समाज को स्वास्थ्य को सुधारने के लिए और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। ये एक तरह का आंदोलन है, क्योंकि अगर पर्यावरण ही संरक्षित रहेगा, पर्यावरण ही अगर सही तरीके से रहेगा, तभी हम लोग का स्वास्थ्य भी सही तरीके से रहेगा। पर्यावरणवाद प्राकृतिक पर्यावरण की कानून द्वारा रक्षा, सुधार तथा पुनर्स्थापन का पक्ष लेता है। पर्यावरण को बचाने के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए राजस्थान और देश के अन्य राज्यों में रह रहे बिश्नोई पंथ के लोगों का अहम योगदान रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्टेट का नाम लिया गया है वो राजस्थान का नाम लिया गया है। ठीक है, तो वहाँ जोधपुर के खेजरली गांव में 12 सितंबर 1730 को 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने अपनी जान देकर पेड़ों की रक्षा की थी। बिश्नोई समाज के लोगों ने 1730 ईस्वी की बात है ये, 12 सितंबर डेट था उस दिन, 363 बिश्नोई समाज के लोग ने अपनी जान देकर पेड़ों को बचाया था। पेड़ से वो लोग लिपट गए थे और वन को जब काटा जा रहा था तो वो लोग वन को संरक्षित करने के लिए, पेड़ को संरक्षित करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और इस वजह से 363 बिश्नोई समाज लोगों को जान भी चली गई थी। यह बलिदान अमृत देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ। इसमें 84 किसके नेतृत्व में ये हुआ था, अमृत देवी बिश्नोई के। ठीक है, इसमें 84 गांव के बिश्नोई समाज के लोग शामिल हुए। बिश्नोई पंथ के लोग विष्णु अवतार जाम्भोजी के शिष्य हैं। इसे जरूर से याद कर लें कितने लोग थे और कौन सी तारीख में और कौन से ईयर में जो है इन लोगों का ऐसा हुआ था घटना। अब देखिए, अब हम लोग इन्वायरमेंटलिज्म क्या है, पर्यावरणवाद क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज का जो है ना, इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, और क्या मुद्दे हैं पर्यावरणवाद के, जिसको हम लोग देखेंगे। देखिए, जीवाश्म ईंधन, क्लाइमेट चेंज एक्चुअली में होता क्या है और ये किस वजह से, इसके कॉज क्या है, किस कारण से ये जो है ये घटित होता है। देखिए, जीवाश्म ईंधन के दहन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण, जीवाश्म ईंधन के दहन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है ये कैसे उत्पन्न हुई है, तो जीवाश्म ईंधन के दहन और प्राकृतिक जो संसाधन उसके अत्यधिक दोहन के कारण ये जो है आपका गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। यदि जलवायु परिवर्तन को समय रहते ना रोका गया तो लाखों लोग भूखमरी, जल संकट और बाढ़ जैसी विपदाओं का शिकार होंगे। यह संकट पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। यद्यपि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव असर गरीब देशों पर पड़ेगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है गरीब देशों पर पड़ेगा। इसके साथ ही इसका सबसे ज़्यादा असर ऐसे देशों को भुगतना पड़ेगा जो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार है।
जैसे कि बहुत सारे देश जो है इसके लिए प्रिकॉशन ले रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं और ज़्यादा संसाधनों का दोहन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से क्लाइमेट चेंज वहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी उन लोगों को जो है भुगतना पड़ेगा ये, इसलिए उन वैसे देशों का कोई दोष नहीं है, उन लोगों का कोई गुनाह नहीं है एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है उन लोगों को क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का जो क्या बोलते हैं प्रभाव है वो सहना पड़ेगा, क्योंकि प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है पूरे अर्थ पे ही होगा ना क्लाइमेट चेंज का। तो पिछड़े और विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं का खतरा अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए जो है धरती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। धरती के तापमान में वृद्धि के कारण हिमनद और ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप महासागरों का जल स्तर औसतन 27 सेंटीमीटर ऊपर उठ चुका है। जलवायु विज्ञानियों के अनुसार यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में जमाव का सिलसिला जारी रहा तो धरती के तापमान में वृद्धि होती रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हिमनद और ध्रुवीय इलाकों की बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ने से सागर तटीय इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, ऐसा बोला गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए या फिर उससे कम रहना चाहिए। आप इसे नोट कर लें कि एक्चुअल में कितना रहना चाहिए टेम्परेचर, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, या फिर इससे कम रहे तो और अच्छा है। लेकिन अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अगर आपका इंक्रीज हुआ तो ये आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सारे बर्फ़ जो है वो पिघल जाएंगे और उसके आसपास के जो इलाके रहेंगे वो डूब जाएंगे। तो ये एक तरह से बाढ़ का मंजर बन जाएगा और बहुत से इलाके डूब जाएंगे, गांव डूब जाएंगे, डूबने का खतरा बढ़ जाएगा और महासागरों का बढ़ता जलस्तर मालदीव जैसे हजारों द्वीपों को डुबा देगा। ठीक है, हजारों देशों को डुबा देगा, ठीक है ना, हजारों द्वीपों को। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हुए हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, आज महासागरीय जल में अम्लता की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण महासागरों में रहने वाले जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये जो है, ये आपको जो है ना, ये जो स्टांजा है आपका, ये बेसिकली है कि इन्वायरमेंटल इशू क्या है, जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से इन्वायरमेंटल इशू क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे इन्वायरमेंटल इशू। ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू कि क्या इन्वायरमेंटल इशू है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मतलब कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या जो है पर्यावरणिक मुद्दे बन रहे हैं। तो इसके क्या मुद्दे बन रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हुए हैं, और आज महासागरीय जल में अम्लता की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण महासागरों में रहने वाले जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त महासागरों की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखने की क्षमता भी दिनों दिन बढ़ते जा रही है, दिनों दिन कमी हो रही है। प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और इस कारण से पृथ्वी पर व्यापक उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि अगर पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ा तो फिर हम लोग भी बिगड़ सकते हैं और हम लोग का जीना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर जीव ही नहीं रहेंगे तो कैसे रहेगा, क्योंकि हम सब जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। पेड़ पौधे ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अगर वो लोग नहीं रहे, पेड़ पौधे नहीं रहे तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से एक दूसरे पर हम लोग सब कोई डिपेंड है एक दूसरे पर, और अगर पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ा तो हम लोग का जीवन जो है खतरे में जा सकता है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग जलवायु परिवर्तन के। अब यहाँ पे देखिए, जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप बाढ़, सूखा तथा आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि के कारण अनाज उत्पादन में गिरावट दर्ज हो जाएगी। अगर जब बाढ़ हो कहीं पे बाढ़ हो जाएगा, क्योंकि जो समुद्री इलाका है वहाँ पे अगर बर्फ़ वगैरह पिघलेंगे और बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी तो वहाँ पे तो बाढ़ आ जाएगा, लेकिन कुछ एरिया में सूखा हो जाएगा तो वहाँ पे जो है अनाज वगैरह उगाना मुश्किल हो जाएगा, अनाज के उत्पादन में गिरावट दर्ज होगी। स्थानीय खाद्यान्न उत्पादन में कमी भूखमरी और कुपोषण का कारण बनेगी, जिससे स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे, मतलब कि बड़ा प्रभाव पड़ेगा। खाद्यान्न और जल की कमी से प्रभावित क्षेत्रों में टकराव पैदा होगा, और खाद्यान्न की कमी से, जल की कमी से जो है प्रभावित क्षेत्रों में टकराव पैदा होगा।
अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे नोट किया है, ये यहाँ पे ऐड किया है कि रामदेव मिश्रा ने भारत में पारिस्थितिकी की मजबूत नींव रखी है। पारिस्थितिकी तंत्र एक तरह से अगर आप बोला जाए इकोलॉजी के अगर इन्वेंटर है, अगर इकोलॉजी खोजने वाले हैं तो रामदेव मिश्रा ही खोजने वाले। उन्होंने भारत में पारंपरिक विभागों में कई तरह से शिक्षण और अनुसंधान के लिए पारिस्थितिकी को एक प्रमुख अनुशासन के रूप में आकार देने में मदद की है। अगर पारिस्थितिकी के अगर आपको पूछा जाए कि कौन इसके संस्थापक है तो रामदेव मिश्रा आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है, रामदेव मिश्रा। अब आगे देखते हैं पारिस्थितिकी क्या है, इसे समझते हैं। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मानव विज्ञान, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जीव मंडल शामिल है। मतलब कि पर्यावरण में जितने भी लोग हैं वो सब शामिल है। पारिस्थितिकी जीवों, पर्यावरण और कैसे जीव एक दूसरे और उनके पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं का अध्ययन है। देखिए अगर यहाँ पे लोग जो अगर आदमी ही है या फिर जीव जंतु है, तो जैसे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु, और जैसे कि यहाँ पे पर्यावरण का एक हिस्सा है, तो पर्यावरण का हिस्सा पानी भी है, पेड़ पौधे भी है, जीव जंतु भी है। तो ये सब जो है एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, कैसे एक दूसरे से संबंधित है, कैसे बातचीत करते हैं एक दूसरे से, यही जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है, यही आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी आपका यही कहलाता है। जैविक और अजैविक कारक, तो पारिस्थितिकी के आपके दो कंपोनेंट है, दो घटक है, जैविक और अजैविक कारक। पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में जीवित चीज़ों के जैविक और अजैविक कारकों के वितरण को समझना है, ठीक है। जैविक और अजैविक कारणों में जीवित और निर्जीव कारक और पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत शामिल है। तो इसमें जो है जैविक भी है और अजैविक भी है। तो जैविक मतलब कि जो जीव जंतु है जिनमें जान, और अजैविक जैसे कि निर्जीव चीज़ें, वो सारे जो है इसमें शामिल होते हैं, किसमें, पारिस्थितिकी में। तो हम लोग दोनों घटक को देखेंगे। पहले जो है जैविक घटक, ठीक है, जैविक घटक पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैविक घटक आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा खुद से। जैविक घटक तो क्या है? जैविक घटक एक पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित कारक है। जैविक घटनों के कुछ उदाहरणों में बैक्टीरिया, जानवर, पक्षी, कवक, पौधे आदि शामिल है, जो जीवित है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो जीवित चीज़ें हैं, जो बढ़ते हैं, जिनकी शुरुआत होती है और जिनका अंत होता है, वो सारे जो है जैविक घटक के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखिए अजैविक घटक क्या है। अजैविक घटक तो देखेंगे कि अजैविक घटक एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव रासायनिक और भौतिक कारक है। जैविक में तो जैव मतलब समझिए कि जीवन हो, और अजैविक मतलब कि अजीवन, जिसमें जीवन ना हो। इन घटकों को वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल से प्राप्त किया जा सकता है। अजैविक घटकों के कुछ उदाहरण में सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, हवा, नमी वाले खनिज और बहुत कुछ शामिल है। तो ये सारे जो है जैविक और जैविक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हवा है, वहाँ पे जीव जंतु, तो क्या जीव जंतु बिना हवा के रह सकते हैं? बिना मिट्टी के, बिना प्रकाश के रह सकते हैं? तो बिना खनिज के रह सकते? नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पारिस्थितिकी में, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे और हवा, पानी, सूरज की रोशनी, और कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, क्या इन लोगों का सर्कल है, क्या संबंध है इन लोगों के बीच में, यही आपका पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। तो आपको इतना ही पढ़ना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पूरा मैंने समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो में तो मुझसे कमेंट में पूछ लें। इसके बाद जो है इस चैप्टर का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लिया है, क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है हल्का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हल्का हार्ड क्वेश्चन इससे आएगा, तो वो वीडियो को ज़रूर से देख लें। और उस वीडियो में आपको सारे वीडियो और भी इसके चैप्टर के जो सारे वीडियो है वो मैंने करवा दिए हैं। जैसे कि इससे पहले नॉन वायलेंस का है, उसको भी अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद आपका एक यूनिट बस बच जाता है, उसको हम लोग कर लेंगे, फिर आपका जो SSC 6 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।